नमस्कार। ममता बनर्जी ने चुनावी रैलियों में जो भी बातें कही थी उनको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मतलब ये उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि अभी तो यहाँ केंद्रीय बल मौजूद हैं, जब एक बार ये चले जाएंगे फिर हम यहाँ पर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। और उसको उन्होंने बाकायदा उस अभियान को शुरू कर दिया है। करीब करीब 17 लोग अब तक की हिंसा में मारे जा चुके हैं और हिंसा की 273 घटनाएं अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। इंतहा तब होती है जब एक केंद्रीय मंत्री दौरा करता है उन इलाकों का जहां हिंसा हुई है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन पश्चिमी मिदनापुर के एक इलाके में निकले लोगों से मिलने जुलने, मगर हुआ ये कि उनकी गाड़ी को रोककर उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात कितने खतरनाक हैं। एक मंत्री पर हमला हो जाता है, एक केंद्रीय मंत्री पर हमला हो जाता है। सोचने का मुकाम ये है, आप एक बात बताएं, इन गुंडों को, टीएमसी के इन गुंडों को ये खबर कैसे लगी कि ये केंद्रीय मंत्री हैं? क्योंकि जब कोई वीआईपी यानी अगर कोई मंत्री स्तर का अधिकारी, केंद्रीय मंत्री स्तर का जो व्यक्ति होता है, जब वो किसी इलाके का दौरा करता है, किसी जिले का दौरा करता है या किसी राज्य का दौरा करता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस को इसकी जानकारी होती है। तो वो कौन था जिसने ये सूचना दी? और वहाँ जो फुटेज हमारे सामने आई है उसमें देखा गया है कि लोग पेड़ के तनों को तोड़कर लाकर गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, लाठी और डंडे से हमला कर रहे हैं, शीशे तोड़ दिए गाड़ी के। इस खबर से ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने राज्य के हालात को बहुत खराब बताया है। तो क्या हम ये सोचें कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? अब हालात तो बहुत खराब हैं। जब राज्यपाल जेपी धनखड़ ने, जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई थी ममता बनर्जी को, उससे पहले ही उन्होंने नसीहत दी थी कि ममता बनर्जी राज्य को संवैधानिक रूप से बहुत कुशलता के साथ और अच्छी तरह चलाएंगी। लेकिन उनकी बात का सिर्फ सीधे सीधे उल्टा हो रहा है और उस राज्य में हिंसा का लावा ऐसा फूटा है कि अब तक करीब 17 लोग मारे जा चुके हैं। रोज हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री इस पर चिंता जता चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की है, वहाँ गवर्नर से बात भी की है, मगर राज्य की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, वो इसको सीरियसली नहीं ले रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही हैं। तो नड्डा साहब ने रिपोर्ट दी है और क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो मुरलीधरन वहाँ गए थे, जिन पर हमला हुआ, वो इसलिए गए क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी कि रिपोर्ट दें वहाँ हिंसा क्यों हो रही है। तो ममता बनर्जी ने जब इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई तो केंद्रीय टीम वहाँ भेजनी पड़ी, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं है। पर अब ये जो हो रहा है, इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की एक बौखलाहट सामने आ रही है। वजह साफ है कि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि बीजेपी कभी यहाँ 4 सीटों तक सीमित थी, आज वो 77 सीटें जीत गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। बीजेपी की ताकत बढ़ने का मतलब ये है कि बीजेपी अब ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार है और आगे भी बीजेपी चाहेगी कि उसकी ताकत में इजाफा हो और ममता बनर्जी ये नहीं चाहती। इसलिए उनको लगता है कि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है। राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो चुका है। दोनों पार्टियों को एक सीट तक नहीं मिली। इससे पता लगता है कि ममता बनर्जी किस कदर लोगों के अंदर अपनी पैठ बना चुकी हैं। उन्होंने वहाँ जो लोक लुभावन वादे किए थे उनको अब वो पूरा करेंगी। उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की थी जिसको अभी पूरा करना है। लेकिन सवाल ये है कि ये हिंसा जो हो रही है राज्य में, ये कब तक चलेगी? इसको रोकने के लिए क्या राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा?
मगर राष्ट्रपति शासन आखिरी विकल्प होता है। हर जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता और अभी तो सरकार ने शपथ ली है, तो अगर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाता है फिर ममता बनर्जी आरोप लगाएंगी कि राज्यपाल धनखड़ जो है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। पहले भी राज्यपालों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में भी होता रहा है। आपको बूटा सिंह का उदाहरण आपको मालूम ही होगा किस तरह से उन्होंने सरकार गिराई थी, और भी बहुत सारे ऐसे वाकये हैं। ये परंपरा कांग्रेस के समय से शुरू हुई और ये परंपरा आगे बढ़ रही है। तो चुनी हुई सरकारों को एक तरह से रोकना, राष्ट्रपति शासन लगाकर, ये परंपरा पुरानी है। मगर पश्चिम बंगाल में क्या ऐसा होगा? ऐसा तब होता है जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो और राज्यपाल जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो इशारा कर चुके हैं कि हालात बहुत ज़्यादा खराब है, मगर राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी अपने ऊपर ये तोहमत नहीं लेना चाहेगी। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति तो एक संवैधानिक व्यक्ति होता है, संवैधानिक पद पर बैठा एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, वो ये निर्णय ले सकता है। मगर अगर राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद केंद्र सरकार पर ये आरोप लगने लगे कि आपने राष्ट्रपति शासन, मतलब एक चुनी हुई सरकार ने शपथ ली और फिर आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो बीजेपी इस अलोकप्रिय कदम से भी बचना चाहेगी। अगर राष्ट्रपति कुछ ऐसा करते हैं तो बड़ा मुश्किल है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल है कि उसको कैसे रोके हिंसा को। क्योंकि आफ्टर ऑल ये राज्य का अपना मामला है और राष्ट्रपति क्या इस पर संज्ञान लेते हैं, क्या करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देख रही है। क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि सारी अदालतें और सारे जो विपक्षी दल हैं इस हिंसा पर बिल्कुल खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा है। बीच में अदालतें बोलती थी, अदालतें बीच बीच में अब इसका स्वतः संज्ञान लेती हैं, लेकिन इस समय अदालतें भी चुप हैं। तो ये हो क्या रहा है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हालात बहुत ख़राब है पश्चिम बंगाल में। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।